औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इरम और मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ PIPRC प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग यहाँ पर एक वेबिनार के लिए जमा हुए हैं, एक्नी ड्यू टू मास्क यानी मास्क एक्नी, और हमारे साथ हमारी गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं मैम हुमा शहबाज। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप हमारे साथ हैं? Walaikum salam. Thank you so much, Iram, for introduction. जी मैम, ओवर टू यू। आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए ताकि हमारे पार्टिसिपेंट्स को पता चल सके कि वो किन से बात कर रहे हैं। एंड पार्टिसिपेंट्स से गुजारिश है कि आप सब लोग अपने कैमरास एंड अपने माइक्स जो है वो ऑफ रखेंगे। मैम हुमा आप सबके क्वेश्चंस के आंसर देंगी सेशन के एंड में इंशाल्लाह। ओवर टू यू मैम। Okay, thank you so much. Assalamu alaikum. I am Huma Shehbaz, consultant nutritionist and dietitian. Currently, I am practicing at Mayo Hospital, Lahore. Basically, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मास्क एक्नी, एक्नी ड्यू टू मास्क के। बेसिकली मास्क एक्नी जो है ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, ठीक है। दो टर्मिनोलॉजीज को कंबाइन करके जो है वो ये वर्ड एक बनाया गया है, मास्क एक्नी। एज यू नो कि कोरोना वायरस जो है कोविड-19, इसके स्प्रेड को कम करने के लिए हम सबको डेली बेसिस पे फेस मास्क जो है वो वेयर करना होते हैं, पब्लिक प्लेसेस पे भी। और आप इवन आप स्कूल जा रहे हैं या आप कहीं भी जा रहे हैं, आपको जो है वो फेस मास्क वेयर करना होते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है वो बच सके कोरोना से, ठीक है। बेसिकली ये एक बैरियर प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रिवेंट करते हैं कोरोना से, ठीक है। लेकिन अब इनका साइड इफेक्ट जो है, जी सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आई थिंक आप फोन से जो है वो शेयर कर रही हैं स्लाइड्स, तो जो राइटिंग है वो बहुत स्मॉल है, इट इज नॉट रीडेबल। तो अगर आप परमिशन दे तो मैं लैपटॉप से शेयर कर दूं स्लाइड्स। जी आप कर लें। ओके, आप प्लीज स्लाइड शेयर अपना ऑफ कीजिएगा। जी मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि टू स्लो द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, फेस मास्क जो है वो हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। आप पब्लिक प्लेसेस पे हैं, आपको ये वेयर करना पड़ता है। इसके अलावा आप रेस्टोरेंट, ग्रोसरी या किसी भी जगह पे हैं तो आपको ये जो है वो वेयर करना पड़ता है ताकि आप प्रिवेंशन जो है वो आपकी हो सके अगेंस्ट कोरोना, ठीक है। अब इस मास्क का जो साइड इफेक्ट आ रहा है वो बेसिकली आप कह लें कि सबसे कॉमन जो देखने में आया है वो ये है कि मास्क पहनने की वजह से एक्नी के जो चांसेस हैं या एक्नी की जो कंप्लेंट्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। अब अगर आपको मास्क पहनने की वजह से एक्नी हो रही है तो ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि एक पेंडेमिक है हमारे पास जिसकी वजह से हमें मास्क वेयर करना पड़ रहा है और ये बहुत सारे लोगों को जो है वो ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है। और मास्क पहनने का एक कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है कि आपकी जो स्किन है वो खराब होने लग जाती है। इसमें सिर्फ यही नहीं आता कि एक्नी, ठीक है, इसमें पिंपल्स बन जाते हैं। इसके अलावा इरिटेशन होती है, स्किन इरिटेशन, रेडनेस, बम्पीनेस और फॉलिकुलाइटिस, डर्मेटाइटिस, ये सब स्किन की कंडीशंस हैं जो कि मास्क वेयर करने की वजह से होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली मास्क एक्नी जो है ये एक अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंडर जो है वो बहुत सारी टर्म्स आ जाती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं जिसमें हमारे पास वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और इसके अलावा इरिटेशन जो होती है, डर्माटाइटिस, फोलिकुलाइटिस। डर्माटाइटिस मीन स्किन की जो आपकी लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन, या स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उनके जो फॉलिकल्स होते हैं उनकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फोलिकुलाइटिस। ये सब कंडीशंस हैं जो कि मास्क वेयर करने की वजह से हो रही होती हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे कि ये होती किस तरह से हैं, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट वन है वो है एक्नी। एक्नी होती क्या है? बेसिकली ये इस तरह से होती है कि जब आपकी जो स्किन है ना, इसमें पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स जो होते हैं इसमें ऑयल ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड आप कह लें, ये सब ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब आपके ये जो पोर्स होते हैं ये क्लॉग्ड हो जाते हैं विद ऑयल या डेड स्किन सेल्स, तो इससे क्या होता है कि एक आप कह लें कि बम्पीनेस या आप ये कह लें कि आउटवर्ड एक ग्रोथ छोटी सी हो जाती है जिसको हम बेसिकली पिंपल कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्ने की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं और इसके अलावा
आपकी जो अगर आउटवर्ड ग्रोथ हो रही है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ने ही है, वो आपकी और भी स्किन की कंडीशंस हो सकती हैं। इसमें पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स ये सब आ सकते हैं और ये किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। एक और मिथ इसमें ये समझी जाती है कि अगर कोई बंदा अपना फेस जो है उसको प्रॉपर्ली वॉश नहीं करता, तो उसकी वजह से एक्ने होती है। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक्स, हार्मोन, स्ट्रेस, डाइट और बैक्टीरिया का, ठीक है? इन सब चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है, तो उसके बाद एक्ने वाली जो कंडीशन है, ये सिचुएशन डेवलप होती है। मोस्टली जो लोग हैं वो सर्जिकल मास्क वेयर करते हैं या जो रेस्पिरेटर्स वेयर कर रहे होते हैं, उनको ये वाली कंडीशन जो होती है वो मोस्टली फेस करना पड़ रही होती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप कोई सर्जिकल मास्क या आप कोई रेस्पिरेटर वेयर करते हैं, जैसे ऑक्सीजन मास्क होता है, जब आप उसको वेयर करते हैं तो उससे ये होता है कि आप जो साँस ले रहे होते हैं, आपकी ह्यूमिडिटी जो है ना, वो आपकी स्किन पे रह जाती है। मास्क के अंडर जो स्किन होती है ना, वहाँ पे रह जाती है। उसके अलावा वहीं पे बैक्टीरियाज़ वगैरह भी होते हैं। वहीं पे जो आपकी स्किन पे ऑयल प्रोड्यूस हो रहा होता है, वो भी होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मिल के आपके जो पोर्स होते हैं, उनको जो है वो बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक आउटवर्ड ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम एक्ने कंसीडर करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। अब ये जो व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स होते हैं ना, ये भी इसी तरह से होते हैं कि आपके जब डेड स्किन सेल्स जो हैं, अगर वो ओपन हो, तो उनको जो है वो आप कह देते हैं ब्लैक हेड्स और अगर जो डेड स्किन सेल्स आने के बाद, उनकी एक्यूमुलेशन होने के बाद वो कवर हो जाएँ एक लेयर से, तो उसको जो है ना हम व्हाइट हेड्स बोलते हैं। इसके अलावा इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ये एक सिचुएशन है, ये एक स्किन की कंडीशन है जिसमें आपकी स्किन की जो लेयर है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब वो इन्फ्लेमेशन किस वजह से होती है? आप जो मास्क वियर कर रहे हैं, उसका मटेरियल अगर ऐसा है कि वो आपको इरिटेट कर रहा है या आप उससे एलर्जिक हैं, तो उससे आपकी स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे। अब ये पता कैसे चलता है? आपको जो है वहाँ पे रेड रैशेज़ हो जाते हैं, इसके अलावा इरिटेशन होती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, ठीक है? और ये सबसे कॉमन जो है ना वो रिएक्शन है मास्क का, ठीक है? जो मास्क पहनने की वजह से आपको चीक्स चीक्स पे होता है ये और इसके अलावा आपकी जो नोज़ नोज़ है या नोज़ का जो ब्रिज है, यहाँ पे आपको ये देखने में आता है। सिम्पटम्स जो है इसके वो ड्राई स्केली पैचेज़, स्किन पे अल्सरेशन वगैरह ये सब इसके सिम्पटम्स होते हैं। और ये बेसिकली इसलिए हो रहा होता है क्योंकि आपको इरिटेशन होती है या आपको एलर्जी होती है मास्क के मटेरियल से, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। इसके अलावा नेक्स्ट जो एक और सिचुएशन अराइज़ हो सकती है ड्यू टू वेयरिंग अ फेस मास्क वो है पेरियोफेशियल डर्माटाइटिस। इसमें क्या होता है कि आपकी आईज़ और माउथ के अराउंड जो है ना वो छोटे-छोटे पिंपल्स बन जाते हैं, ठीक है? और बेसिकली ये तब होता है जब आप कोई कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं या आप कोई क्रीम वगैरह अप्लाई करने के बाद या वो वाली क्रीम जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हों, वो वाली क्रीम अप्लाई करने के बाद आप ऊपर मास्क वियर अगर कर लें तो उसकी वजह से आपकी जो है वो पिंपल्स बन जाते हैं आईज़ और माउथ के पास, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं पेरियोफेशियल डर्माटाइटिस। इसमें भी बेसिकली जो है वो इन्फ्लेमेशन ही हो जाती है आपकी स्किन की लेयर की, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज़। फोलिकुलाइटिस में ये होता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? अब इसमें क्या होता है ये भी एक्ने की ही एक टाइप है जिसमें ये हो रहा आपकी स्किन में जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना उन्होंने आपके जितने भी डेड सेल्स होते हैं उन सबको पुश कर देना होता है आपकी स्किन की अपर वाली सरफेस पे। वहाँ से जो है वो जब आप फेस वॉश करते हैं तो वहाँ से वो रिमूव हो जाते हैं। तो अब इसमें ये होता है कि आपके वो जो डेड स्किन सेल्स होते हैं ना वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं या वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है जिसकी वजह से जो स्किन के सेल्स हैं उनकी डेथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है? तो वो हेयर फॉलिकल्स के पास जब वहाँ पे इकट्ठे होके एक्यूमुलेशन होके उनकी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवाते हैं तो उसको हम फॉलिकुलाइटिस बोलते हैं, ठीक है? और इस जगह पे आपको इचनेस भी होती है और पेन भी होती है। कुछ लोगों को जो है वो कॉम्ब जब वो कर रहे होते हैं अपने हेयर्स में तो तब उनको पेन होती है और साथ में उनको फ़ील होता है कि उनका कोई पिंपल बना हुआ है। तो बेसिकली वो कंडीशन क्या होती है फॉलिकुलाइटिस की होती है और आप इस इमेज में यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सेबोरिक एक्ज़ेमा इसमें क्या होता है ये भी डर्माटाइटिस की ही एक टाइप है। इसमें भी आपकी स्किन की जो इन्फ्लेमेशन है वो ही हो रही होती है लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपकी स्किन पे जो है वो ग्रीसी येलो स्केल्स बन जाते हैं, ठीक है? मोस्टली ये आपके स्कैल्प पे इसके अलावा फोरहेड, आईब्रोज और जो नोज़ और लिप्स होते हैं ना उसके अराउंड में येलो कलर की एक ग्रीसी सी स्केल्स टाइप की जो लेयर है ना वो बन जाती है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं सेबोरिक एक्ज़ेमा। और ये भी एक इन्फ्लेमेशन की ही एक टाइप है जिसमें आपकी स्किन की जो अपर लेयर है डर्मिस उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नेक्स्ट प्लीज़। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को फेस मास्क पहनने की वजह से एक्ने हो, ठीक है? ये उन पीपल्स में या आप ये कह लें कि उन लोगों में ये एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि ऑलरेडी
जिनमें एक्ने का इश्यू जो है वो आ रहा होता है ड्यू टू एनी हार्मोनल इम्बैलेंस या ड्यू टू एनी जेनेटिक्स या किसी भी रीज़न की वजह से, या उनका वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा है, या अगर वो अपने फेस से प्रॉपर्ली बैक्टीरियाज़ को या डस्ट को रिमूव नहीं करते ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कभी-कभी आप फेस वॉश नहीं करते, मतलब मोस्टली आपकी रूटीन में है फेस वॉश, लेकिन 1-2 बार जो है वो आपका स्किप हो गया, तो उससे आपको एक्ने नहीं होती। लेकिन अगर आप अपनी स्किन की केयर बिल्कुल ही नहीं करते और आपकी स्किन जो है वो गंदी रहती है, तो उसकी वजह से या उन लोगों में जो है वो एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा वो लोग जैसे डॉक्टर्स जिन्होंने डेली बेसिस पे जो है सर्जिकल मास्क वगैरह वेयर करने होते हैं, या हेल्थ केयर सेटिंग्स में जितने भी लोग होते हैं, आपका पैरामेडिकल स्टाफ होता है, जिनके लिए ज़रूरी है मास्क को हर टाइम पहने रखना, क्योंकि वो वहाँ पे पेशेंट की केयर कर रहे होते हैं, उनका जो है वो जर्म से ज़्यादा एक्सपोज़र होता है, तो उनमें जो है वो मास्क एक्ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, अब कॉजेज़ क्या हैं? आपकी जो एक्ने है ये होती किस वजह से है? बेसिकली मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि एक्ने तब होती है जब आपके पोर्स जो हैं उनके अंदर कोई मटीरियल जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें जो हैं, ये क्या-क्या मटीरियल जो है एक्यूमुलेट हो सकते हैं? ऑयल, बैक्टीरिया या डेड स्किन सेल्स जो हैं आपकी स्किन पे, जब वो सारे एक्यूमुलेट होके आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो एक्ने हो जाती है, ठीक है? अब मास्क जो है ना, ये आल्सो ट्रैप्स ह्यूमिडिटी। ये ह्यूमिडिटी को भी ट्रैप करता है। जब आप ब्रीथिंग कर रहे होते हैं या जब आपको स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से आपके एक्ने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपने जो है वो फेस पे एक मास्क लगाया हुआ है, तो आपको पता है आजकल जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो आपको स्वेटिंग जो है वो होने लग जाती है, ठीक है? तो अब अगर आप उस स्वेट को जो है वो रिमूव नहीं करेंगे, वो वहीं पे रहेगा, तो उसकी वजह से आपको एक्ने हो सकती है। इसके अलावा आपका जो मास्क का मटीरियल है, वो अगर रब करता है आपकी स्किन के साथ, या फ्रिक्शन डेवलप होती है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी आपको इरिटेशन होती है। या अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत सेंसिटिव है या एलर्जिक है उस मटीरियल से जो कि आपने अपने फेस पे वेयर किया हुआ है, तो इन सब रीज़न्स की वजह से जो है वो आपको मास्क एक्ने हो सकती है। इसमें एक और ये भी चीज़ आ जाती है कि अगर आप जो है वो फैब्रिक मास्क यूज़ कर रहे हैं और बाद में आप उसको वॉश करते हैं किसी डिटर्जेंट से, और उस डिटर्जेंट से जो है ना वो आपकी स्किन को एलर्जी है, या स्किन जो है वो उससे इरिटेट होती है उस डिटर्जेंट से या उसके किसी भी इंग्रीडिएंट से, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन जो है वो खराब हो सकती है। उसमें रेडनेस या इचीनेस वगैरह जो है वो हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज़। अब मास्क एक्ने को जो है वो हम ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं? इसमें 3-4 स्टेप्स हैं जिनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे करें, तो उससे आपकी जो एक्ने है वो ठीक हो जाती है, ठीक है? अब एक्ने एक्ने जो होती है ना, ये इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ एक्ने जो है लाइक अगर आपको मास्क पहनने की वजह से हुई है ना, तो ये कोई स्वेयर कंडीशन नहीं है। ये आपके घर में ही ठीक हो सकती है विदाउट एनी मेडिकेशन, ठीक है? लेकिन अगर आपकी एक्ने एक्ने जो है वो किसी और वजह से है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, या कोई और रीज़न है, आपके जेनेटिक्स में ये सब चीज़ें हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्ने जो है उसको ट्रीट करने के लिए आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है? फिर आपको जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है कि आप वो आपको रिकमेंड करें, आप उनको अप्लाई करें और आपकी एक्ने जो है वो ठीक हो जाए, ठीक है? अब मास्क एक्ने को ट्रीट करने के लिए आपको जो है वो रेगुलर बेसिस पे फेस वॉश करना होगा, ठीक है? कितनी दफ़ा, मतलब आपको दिन में जो है वो जब आप सुबह सो के उठते हैं मॉर्निंग में, आपको तब अपना फेस वॉश करना है, उसके बाद एक दफ़ा रात को सोने से पहले, और जब आपको स्वेटिंग जो है वो फेस पे स्वेटिंग हो, या अगर आपने मास्क पहना हो, तो मास्क उतारने के बाद जो है वो आपने फेस वॉश ज़रूर करना है, ठीक है? नेक्स्ट, अब आपने फेस वॉश कर लिया, फेस वॉश करने के बाद जो है वो आपने एक क्लींजर अप्लाई करना है, ठीक है? अब क्लींजर अप्लाई करने से क्या होगा, एक्सेस ऑयल जितना भी है, स्वेट, बैक्टीरियाज़ वगैरह वो सब वहाँ से रिमूव हो जाएँगे, और जब ये रिमूव होंगे तो उसकी आपके जो पोर्स पहले ब्लॉक हो रहे थे, वो ब्लॉक नहीं होंगे और एक्ने जो है वो नहीं रहेगी, ठीक है? इसके अलावा आपने वो वाले क्लींजर अप्लाई करने हैं जिनमें अल्कोहल या परफ्यूम वगैरह यूज़ हुआ हो, क्योंकि ये वाले जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना, ये आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं और आपकी एक्ने को जल्दी हील भी नहीं होने देते, ठीक है? तो आपने ट्राई करना है कि आप मेडिकेटेड क्लींजर्स जो हैं उनको यूज़ करें, जिसमें बेंज़ोइल पेरोक्साइड या सैलिसाइक्लिक एसिड जो है, ये वाले इंग्रीडिएंट्स यूज़ किए गए हों, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए अच्छे होते हैं और ये आपके एक्ने को ट्रीट भी करते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। इसके अलावा जब आपने क्लींजर अप्लाई करना है, उसके साथ-साथ आपने जब मास्क वियर करते हैं, तो तब आपको जो है वो मॉइस्चराइज़र भी यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र। अब इसका ये मतलब है इसके ये वो वाले मॉइस्चराइज़र्स हैं, जिनमें ऐसे इंग्रीडिएंट्स नहीं होते जो कि आपके पोर्स को ब्लॉक करें, ठीक है?
लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ इरिटेंट्स होते हैं, या अगर आप जो है वो सेंटेड यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इरिटेट करते हैं। तो ये वाले जो मॉइस्चराइज़र्स होते हैं, इनमें लाइक ग्लिसरीन, रोज़ वाटर, इस टाइप की चीज़ें यूज़ की गई होती हैं, जो कि आपके स्किन के पोर्स को ब्लॉक नहीं करते, ठीक है? और ये आपकी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं। नेक्स्ट, अप्लाई कॉर्टिसोन क्रीम एंड मॉइस्चराइजर विद सेरामाइड्स। आपने जो है वो अपनी स्किन पे फेस वॉश करने के बाद जो है क्लेंजर से उसको वॉश किया, क्लेंजर अप्लाई किया, क्लेंजर के बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई किया। इसके बाद आप इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्किन को इरिटेशन नहीं होगी, और थोड़ी-सी एक क्रीम आपने अप्लाई करनी होती है उस एरिया पे जहाँ पे आपके वो जो पिंपल्स वगैरह बने होते हैं ना, वहाँ पे, ठीक है? इससे ये होता है कि इचिंग नहीं होती, इरिटेशन नहीं होती, और आपकी स्किन जो है ना वो प्रोटेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो ये है कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम मेकअप, ठीक है? आपने अपने मेकअप को जो है वो कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोस्टली जो मास्क एक्ने हो रही है, मास्क की वजह से एक्ने हो रही है, वो आप जितने भी रिपोर्टेड केसेस हैं, अगर आप उनको देखें तो उनमें यही है कि आप जो है वो मेकअप करके ऊपर मास्क पहन लेते हैं, और उसकी वजह से जो है वो आपको एक्ने हो रही होती है, क्योंकि वो जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो आपकी स्किन के पोर्स में एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, और आपको एक्ने होती है। तो आपने जब इसको ट्रीट करना है, तो आपने ट्राई करना है कि आप अपने मेकअप को जो है वो थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, कुछ डेज़ के लिए, ठीक है? और लाइक फाउंडेशन है, और इसके अलावा आप अगर कोई भी किसी भी किस्म की क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने उनको जो है वो स्किप कर देना है। अब कुछ टिप्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी एक्ने जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जो आ जाती हैं वो ये कि आपने अपना मास्क जो है ना उसका ख़्याल रखना है। अब मास्क का ख़्याल जो है वो आपने किस तरह से रखना है, आप ये जो होते हैं मास्क आपके डिस्पोजेबल, इन मास्क को यूज़ करने की बजाय आप फैब्रिक मास्क यूज़ करें, और फैब्रिक मास्क में भी वो वाले मास्क यूज़ करें जिनका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट है या कॉटन है, ठीक है? आप वो वाले यूज़ करें, और जब आपने अपने उन मास्क को जो है वो वॉश करना है, तो आप वो वाले डिटर्जेंट यूज़ करें जो कि जिनमें ज़्यादा आप ये कह लें अल्कोहल वाले इंग्रीडिएंट्स ना हो, या जिनमें जो है वो सेंटेड प्रोडक्ट्स ना यूज़ की गई हों। और जो आपका रेगुलर वॉश है ना, आपने उससे करना है इसको वॉश, और जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल है उस सबको इस पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है? ताकि आपको आपकी स्किन जो है अगर एलर्जिक है या उसको इरिटेशन होती है किसी भी किस्म के इंग्रीडिएंट से, तो आप उनसे प्रिवेंट कर सकें। जो आपका कॉमनली आप सोप यूज़ करते हैं हैंड वॉश के लिए, आप उससे भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके जो डर्टी मास्क हैं उनको आपने सेपरेटली एक प्लास्टिक बैग में रख देना है, ठीक है? और उनको जो है वो आपने जो आपके मास्क अभी साफ हैं, क्लीन हैं, जिनको आपने यूज़ नहीं किया, उनके साथ नहीं रखना है, क्योंकि जो आपके यूज़ हुए हुए हैं मास्क, उनमें स्वेट वगैरह की वजह से वाटर या वो ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पे फंगल ग्रोथ या बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वहाँ पे हो रही होती है, ठीक है? तो अगर आप उनको अपने क्लीन मास्क के साथ भी रख देंगे, तो जब आप वो क्लीन मास्क वेयर करेंगे, तो आप में आपकी जो एक्ने है, वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? और ह्यूमिडिटी की वजह से जो है वो फंगस ग्रो करती है उस एरिया में, और जब फंगस ग्रो करना स्टार्ट कर देती है ना, तो वो बहुत जल्दी अपना आप ये कह लें कि उसका रेप्लिकेशन का टाइम वो बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। तो आपकी स्किन की जो कंडीशन है ना, वो बहुत वर्स हो सकती है। इसलिए आपने हमेशा ट्राई करना है कि जितने भी आपके यूज़्ड मास्क हैं, उनको आप डिस्कार्ड कर दें, या आप उनको जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल वॉश करके साइड पे रख लें, ठीक है? इसके अलावा सैनिटाइज़र यूज़ करें अपने हैंड्स में, हैंड पे जो है वो सैनिटाइज़र अप्लाई करें बिफोर वेयरिंग अ मास्क। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल क्रीम जो है उसको आप अप्लाई करें। अब ये वो कंडीशन है कि जब आपको एक्ने हो गई है, तो उसके बाद आपने एंटी माइक्रोबियल क्रीम जो है उसको अप्लाई करना है, या ये समझ लें कि आपके छोटे-छोटे जो पिंपल्स हैं अभी वो बने हैं, अभी वो इतनी वर्स्ट सिचुएशन नहीं हुई, तो वहाँ पे आप एंटी माइक्रोबियल क्रीम अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि जितने भी बैक्टीरियाज़ हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाएँ, और वहाँ पे जो है उनकी ग्रोथ ना हो सके। इसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट से रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए, और फार्मासिस्ट जो है वो आपको ओटीसी ड्रग्स जो होते हैं वो बेटर एडवाइस करते हैं, ताकि आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट,
अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन उनके अकॉर्डिंग अगर आपने मास्क एक्ने से प्रिवेंट करना है ना, तो आपको चाहिए कि आप हर 4 आवर्स के बाद 15 मिनट्स के लिए अपने मास्क को जो है वो फेस से रिमूव करें, लेकिन उस एरिया में जाके रिमूव करें जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा ना हो, ठीक है? जहाँ पे आप अकेले हों, वहाँ पे आप 4 घंटे के बाद 15 मिनट के लिए अपना फेस मास्क रिमूव कर दें, ताकि आपकी स्किन को जो है वो एक ब्रेक मिल सके और उसका एनवायरनमेंट के साथ जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सके और जितनी भी ह्यूमिडिटी है वो वहाँ से जो है वो उसको स्किप कर दिया जा सके। इसके अलावा आपको जो है वो मास्क सिर्फ तभी रिमूव करना चाहिए जब आप पब्लिक प्लेसेस से दूर हों या जब आप अकेले हों, ठीक है? मास्क पहनने से पहले और मास्क उतारने के बाद आपको हर दफ़ा जो है वो हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइज़ करने हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है या मास्क पहनने की वज़ह से इरिटेशन होती है, तो आप मास्क वियर करने से पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहे और वहाँ पे एक्ने या रैशेज़ वग़ैरह इस तरह की चीज़ें ना हो। और मॉइस्चराइज़र जो होता है ना, वो ये करता है कि एक बैरियर प्रोवाइड कर देता है बिटवीन योर स्किन एंड द मास्क। नेक्स्ट, चूज़ द राइट मास्क। अब राइट मास्क कौन-सा है? कोविड है, तो आपको मास्क पहनना ही पहनना है, तो आपने जो राइट मास्क है ना उसको चूज़ करना है। अब किस तरह से? आपने वो वाला मास्क, एक तो सर्जिकल मास्क होते हैं ना, उनकी आप शेल्फ लाइफ समझते हैं 2 आवर्स होती है। 2 आवर्स के बाद जो है वो आपने उसको रिमूव करना होता है या आपने उसको चेंज करना होता है, ठीक है? और हम जितने भी सब लोग हैं वो हम मोस्टली सर्जिकल मास्क ही यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई डॉक्टर है, हॉस्पिटल में वर्किंग कर रहा है, सब सर्जिकल मास्क ही यूज़ कर रहे होते हैं और एक पूरे दिन के लिए उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है ना वो जस्ट 2 आवर्स होती है। 2 आवर्स के बाद जो है वो आपको इसे चेंज करना होता है। तो आपने अपने मास्क का जो है वो ख़्याल रखना है। अगर आप फैब्रिक मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपने प्रॉपर्ली वॉश करना है और 4 आवर्स के बाद जो है आपने उसको 15 मिनट्स के लिए रिमूव करना है। आपने वो वाला मास्क यूज़ करना है जो आपके फेस पे फिट हो, ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो और बहुत ज़्यादा खुला भी ना हो। इसके अलावा आपका जो मास्क है उसके 2 लेयर्स हों। बहुत ज़्यादा थिक ना हो और बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो कि वो जिस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पर्पज़ ही पूरा ना हो। इसके अलावा नेचुरल सॉफ्ट फैब्रिक और कॉटन से जो है वो बना हुआ होना चाहिए और जो आपका मास्क है उसकी जो आप ये कह लें कि ऊपर वाली साइड है उसमें एक वायर ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वहाँ से आपका एयर का जो एक्सचेंज है वो हो सके और आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो उसको ट्रैप किया जा सके। इसके अलावा जितने भी सिंथेटिक फाइबर से बनाए गए मास्क हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए, जैसे नायलॉन या रेयॉन वगैरह के जितने भी मास्क हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वाला मटेरियल जो होता है ये आपकी स्किन को इरिटेट करता है। नेक्स्ट, ये वही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी कि आपने जो है वो 4 आवर्स के बाद 15 मिनट्स के लिए अपने मास्क को रिमूव करना है, अपने फेस को जो है वो रेगुलरली वॉश करना है, सॉफ्ट फैब्रिक यूज़ करना है और डिस्पोजेबल मास्क जो है या रीयूजेबल मास्क जो है उसको आपने जो भी करना है आपने उसको टाइमली कर लेना है एज़ सून एज़ पॉसिबल। इसके अलावा अगर आपकी कंडीशन जो है वो ज़्यादा सीवियर है एक्ने की, तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है वो रिकमेंडेशंस लेनी है। मास्क टिकने के लिए अब कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छी हैं? लाइक अगर आप क्रीम अप्लाई करना चाहते हैं या आप फेस वॉश यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी एक्ने के लिए अच्छी हैं? तो उसमें ये है कि जितने भी बेंज़ोइल पेरोक्साइड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं या इसके अलावा जितने भी सैलिसाइक्लिक एसिड कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको यूज़ करें। जिन भी प्रोडक्ट्स में ये वाले इंग्रीडिएंट्स यूज़ हुए हुए हैं, उनको आप यूज़ करें और बाकी सबको जो है वो आप अवॉइड करें। तो ये बहुत बेस्ट हैं आपकी स्किन के लिए और आपकी एक्ने को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट, अब कुछ होममेड फेस मास्क हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए। बेसिकली अगर हम डाइट की बात करें ना, तो डाइट में यही है कि आपने एंटीऑक्सीडेंट और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें लेनी है। लेकिन जब आपकी एक्ने हो चुकी है, तो आप उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं या आप उसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मास्क हैं, ठीक है? टर्मेरिक एंड हनी मास्क। अब इस मास्क को किस तरह से बनाना है, आपने हाफ टी स्पून टर्मेरिक, 1 टेबलस्पून हनी लेके इनको मिक्स कर लेना है और फेस पे आपने इसको अप्लाई कर लेना है 10 से 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद आपने जो है वो इसको वॉश कर लेना है और 4 डेज़ तक कंटिन्यूअसली आपने जो है वो इसको अप्लाई करते रहना है, ठीक है? उससे आपकी जो एक्ने है वो तकरीबन ट्रीट हो जाती है, ठीक है? और बाकी जो है आपने वही प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस जो आपको बताई गई हैं पहले, उन सबको आपने मेंटेन रखना होता है और उससे आपकी एक्ने जो है वो दोबारा नहीं होती।
टी ट्री क्ले मास्क है, इसमें ये टी ट्री जो है ये ऑयल होता है आपके पास, क्ले मास्क में आपने 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो इस ऑयल के ऐड करने होते हैं और इस मास्क को जो है वो 10 to 15 मिनट्स के लिए आपने रखना होता है। लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको नहीं रख सकते। आपने 30 मिनट्स तक के लिए ही बस इसे रखना है और फिर बाद में इसको जो है वो वॉश कर लेना है। नेक्स्ट, विच हेज़ल एंड रोज़ वाटर मास्क। अब ये विच हेज़ल जो है ना, ये बेसिकली एक मेडिसिनल प्लांट है और इसके जो फ्यू ड्रॉप्स हैं उनको आपने रोज़ वाटर में या व्हाइट व्हाइट टी वाटर जो है उसमें ऐड करके आपने जो है इस मास्क को अप्लाई करना है, ठीक है? इस मास्क को 10 से 15 मिनट्स के लिए जो है वो आपने अपने फेस पे लगे रहने देना है, लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा जो है वो आपने इसको फेस पे नहीं लगे रहने देना। नेक्स्ट, एलोवेरा मास्क। अब एलोवेरा जो है वो बहुत ही आप कह रहे हैं पॉपुलर है, हर बंदे को पता है कि ये फेस के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है? तो इसका मास्क किस तरह से बना सकते हैं हम, एलोवेरा लेके और इसके अलावा टर्मेरिक है जिसे हम हल्दी बोलते हैं या ग्रीन टी लीव्स, इन सबको जो है वो आपने मिक्स कर लेना है और 15 टू 20 मिनट्स के लिए जो है वो आपने अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है। लेफ्ट ओवर ओटमील मास्क। अब इसमें ओटमील मास्क जो है वो आप किस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह से दलिया बनाते हैं ना, सेम इसी तरह से आपने ओट्स को जो है वो वाटर में बॉयल करना है, ठीक है? जब आपने इसको बॉयल कर लेना है तो बॉयल करने के बाद इसको आपने थोड़ी देर के लिए कूल डाउन होने देना है, उसके बाद आपने स्किन पे अप्लाई कर लेना है और इस मास्क को आप 20 टू 30 मिनट तक जो है वो अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? लेकिन आपने इसमें जो है वो शुगर वगैरह ऐड नहीं करनी, जस्ट आपने जो है वो मिल्क में इसको ऐड करना है। और आपने जो फेस प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है या जितने भी सोप हैं, लाइक फेस वॉश है, सोप है या आप फेस पे जो भी अप्लाई करते हैं, तो आपने वो वाली प्रोडक्ट्स चूज़ करनी है जिनमें बेंज़ोइल पेरोक्साइड, सल्फेक्टामाइड या ज़िंक या टी ट्री ऑयल, ये वाले इंग्रीडिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए गए हों, ठीक है? और वो वाले क्लींजर्स आपने यूज़ करने हैं जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हों और अच्छे हों सेंसिटिव स्किन के लिए और सिस्टिक एक्ने के लिए, और ये सब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, वो मेंशन की गई होती है क्लींजर पे, आपने बस लेने से पहले जो है उसको एक दफ़ा रीड आउट करना होता है। सैलिसाइक्लिक एसिड, बेंज़ोइल पेरोक्साइड, सोडियम सल्फेक्टामाइड, ये सब जो है ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और ड्राई स्किन को भी जो है वो हाइड्रेटिंग क्लींजर यूज़ करने से बहुत बेनिफिट होता है ड्राई स्किन वालों को भी। नेक्स्ट, ओके, अब ये एक बात यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट वो ये कि जब आप अपने फेस मास्क को यूज़ कर लेते हैं, जब आपने उसको डिस्कार्ड करना होता है ना, तो उसको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड क्या करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसको शो किया करें और उसको प्रॉपर्ली मास्क को डिस्कार्ड किया करें। 2020 की रिसर्च के अकॉर्डिंग 1.56 मिलियन फेस मास्क जो है ना वो वर्ल्ड ओशन में गए थे 2020 में। कोविड-19 जो है ये हमारा 2019 से चल रहा है, लेकिन जो है वो फेस मास्क उसके बाद से हमने यूज़ करना स्टार्ट किए। तो 2020 की रिसर्च के अकॉर्डिंग 1.56 मिलियन फेस मास्क जो हैं वो ओशन में एंटर हो रहे हैं, ठीक है? तो आपने इनको प्रिवेंट करना है क्योंकि इसके आपकी हेल्थ के लिए ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। अब जिसका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम जो आपने ओट्स की बताया है, मतलब वो रोल्ड ओट्स होते हैं कि दूसरे? दूसरे ओट्स मतलब जो देखें, ये जो ओट्स होते हैं ना, इनको आप इस तरह से भी घर में जो है व्हीट या आप घर में इनको लेके अगर ग्राइंड करके यूज़ करें ना, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, ठीक है? ठीक हो गया। और मैम ये बता दें कि जो टी ट्री ऑयल है बेसिकली, मतलब उसका क्या बेनिफिट होता है, थोड़ा सा ये गाइड वगैरह कर दे। जो हनी होता है ना उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है? जो टर्मेरिक होती है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी तरह से टी ट्री ऑयल की भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये आपकी स्किन को जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन की जो हीलिंग होती है ना उसमें ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है? सही हो गया, ठीक है, थैंक यू। मैम एक बच्ची का क्वेश्चन है, कैन स्ट्रेस कॉज एक्ने? बिल्कुल, स्ट्रेस की वजह से भी एक्ने हो सकती है क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना तो उसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है? और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी जो है वो एक्ने होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और इसके अलावा बैक्टीरिया का, ठीक है? तो इनमें से कोई भी सिचुएशन जो है वो आपको एक्ने कॉज़ कर सकती है। लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो मास्क एक्ने से रिलेटेड था कि मास्क पहनने की वजह से जो आपको एक्ने होती है, आप उसे किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा बाकी जितनी भी एक्नीज़ होती हैं जिनमें आप ये कह लें कि स्वेयर स्टेज हो चुकी होती है, फेस जो है वो पूरा भर चुका होता है, तो उनको इन रेमेडीज़ से बिल्कुल पूरा ट्रीट नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको ओटीसी ड्रग्स और फेस
वॉश वगैरह और डर्माटोलॉजिस्ट जो आपको रिकमेंड करते हैं क्रीम्स वगैरह, उन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये मीटिंग एंड हो जाती है, जैसे कि 4 मिनट्स रह गए हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सके। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है एक्नी में, और कोई डाइट आप बताना चाहें एक्नी के हवाले से तो बताइए। बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में देखें, फैमिली हिस्ट्री से चीजें किस तरह से नेक्स्ट ट्रांसफर होती हैं, ये बेसिकली मैंने पहले बताया जेनेटिक्स में होती हैं, ठीक है। जेनेटिक्स में किस तरह से आपकी आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं ना, हर चीज को आपके जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जो स्किन की टोन है उसमें फेयर होना है या ब्लैक रहना है, ये सब आपके जीन्स जो है वो डिसाइड करते हैं। इसी तरह से एक्नी जो है ये भी आपको जेनेटिक्स में जो है वो होती है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आपके पेरेंट्स को है या आपकी फैमिली में इसकी हिस्ट्री है तो ये आप में भी ट्रांसफर होगी, होता ही। लेकिन इस एक्नी को जो है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिजीज या कोई चीज आपके जीन्स में है तो आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। बेसिकली होता ये है कि जो जीन्स है ना, उनका एक्सप्रेशन को आपने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अगर तो वो एक्नी वाला जीन एक्सप्रेस हो गया तो ऑब्वियसली आपको एक्नी होगी। अगर आप अपने उस एक्नी वाले जीन को सप्रेस कर लेंगे तो एक्नी नहीं होगी। तो इसके लिए जो है आपको ऐसी डाइट या डाइटरी इंग्रेडिएंट्स या ऐसे फंक्शनल फूड्स आपको लेने होते हैं जो कि आपके उन जीन्स को, एक्नी वाले जीन्स को सप्रेस रखें, उनको एक्सप्रेस ना होने दें, ताकि आपको जो है वो एक्नी ना हो। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका वो जीन एक्सप्रेस हो गया तो ऑब्वियसली जो है वो आप में एक्नी हो जाएगी। और ये सिर्फ एक्ने के लिए नहीं है, जितने भी आपकी जेनेटिक डिजीजेस हैं, लाइक डायबिटीज है, सीवीटीज है, ओबेसिटी है, ये हर केस में सेम ही सिचुएशन होती है। आप जीन्स के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर लें, आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है वो कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। जी, थैंक यू और सो मच नेक्स्ट मैम। क्वेश्चन नेक्स्ट था क्वेश्चन एक्ने है। के लिए डाइट। जी जी, एक्नी के लिए डाइट। एक्ने के लिए डाइट, तो इसमें जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स हैं उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ग्रीन, ऑरेंज और रेड, येलो, ये वाले कलर के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है ना, ये आपको एक्ने से प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा हाइड्रेटेड रहें, ताकि आपकी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से रिलीज हो जाए, ठीक है। और ये एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आपकी बॉडी में जितने भी ये कह लें कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उन सबको किल करके एक्सक्रीट करवा देते हैं। अगर वो किल करके एक्सक्रीट नहीं करवाएगा तो क्या होगा कि वो आपके जो पोर्स हैं वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी जो स्किन के पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, और उसकी वजह से एक्नी होती है, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जूसेस, ये सब आपको लेने चाहिए। लेकिन शुगर कंटेनिंग जूसेस जो है या मार्केट से जो जूसेस मिलते हैं उन सबको अवॉइड करना चाहिए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्नी और रोजेशिया में क्या फर्क है। किसका क्वेश्चन है ये? दो तीन बच्चों ने क्वेश्चन किया है, असद का क्वेश्चन भी है ये, और ऊपर भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है। ओके, तो बेसिकली आप मुझे सबसे, जिनका ये क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताएं कि आप ये जो कंडीशन आप बता रहे हैं ये बेसिकली कोई डिजीज नहीं है ना। अच्छा, बेसिकली ये एक्नी जो है ना, ये आप कह लें कि एक डिजीज या इसको डिसऑर्डर डिसऑर्डर जो है वो आप कह सकते हैं। लेकिन जो आप उसकी बात कर रहे हैं ना, वो एक स्किन कंडीशन होती है, ठीक है। स्किन कंडीशन मतलब वो कोई डिजीज नहीं है, वो उसमें बस ये होता है कि आपके रेडनेस या बम्प्स या पस्टल्स जो है ना फेस पे वो बन जाते हैं, ठीक है। और एक्नी रिलेटेड जो रेडनेस होती है ना, वो सिर्फ आपके उस पिंपल के अराउंड होती है। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि वो रेडनेस जो होती है वो आपके पूरे फेस पे, लाइक आपके नोज के पास हो गई, ठीक है, इस तरह से इन एरियाज में होती है, और वो लार्ज एरिया जो होता है ना उसको कवर करती है। तो ये डिफरेंस होता है, ये डिजीज नहीं होती, कि एक आप कह लें कि कंडीशन होती है, जो कि मे बी आपके जो नोज के पास आपकी आर्टरीज हैं, उनके स्किन के अंदर उनकी रप्चर, अगर वो रप्चर हो जाए तो उसके बाद वहां पे ब्लड जो है स्प्रेड हो जाए, तो वहां से भी आपको जो है वो ये रेडनेस अपीयर हो सकती है। तो ये स्किन कंडीशन होती है, नॉट अ डिजीज। ऑलराइट, थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जिक्र किया कि एक्नी जो है वो आप घर पे ट्रीट कर सकते हैं, और अगर ना हो तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कनेक्ट करें। तो वो पूछ रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्नी हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं, या इसके लिए हमें डॉक्टर से पूछना है।
आपको जो है वो आपकी स्किन कंडीशन से पता चल जाता है। मैंने बोला अगर स्वेयर हो, लाइक अगर आपके भी सिर्फ छोटे-छोटे पिंपल्स हैं और आपको पहले कभी एक्ने का मसला नहीं रहा, लेकिन आपने जब से मास्क वेयर करना स्टार्ट किया तब से आपको जो है वो ये कंडीशन हुई, या आपने जो है वो फेस पे कोई चीज़ ऐसी अप्लाई की उसकी वजह से जो है आपके पिंपल्स बन गए, तो उन चीज़ों को आप घर में ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काफ़ी टाइम से है, 1 to 2 ईयर्स से है और आपके काफ़ी बड़े-बड़े पिंपल्स हैं, तो तब आपको जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है। और एक ये भी कि जब आप होम रेमेडीज अप्लाई करें मगर फिर भी उन पे जो है वो ज़रा सा भी वो ट्रीट ना हो, तो तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है। मैंने आपको यहाँ पे जो रेमेडीज बताई है ना, ये मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। मैं इनको जो है वो आप ये कह लें कि आज़मा चुकी हूँ। तो ये अगर आपकी एक्ने जो है वो नॉर्मल हो या थोड़ी-सी हो तो ये ठीक हो जाती है। मगर अगर सीवियर कंडीशंस हों तो उनमें जो है वो ये रेमेडीज इफ़ेक्ट तो शो करती हैं मगर बहुत कम करती हैं। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से ही जो है वो कॉन्टैक्ट करना पड़ता है फिर। मैम इसके अलावा भी अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, कोई गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहें, अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहता है आप में से, तो आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं मैम से। जी, प्लीज़। इसके अलावा मैं आपको बस एक यही एडवाइस करना चाहूँगी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, फ्रेश जूसेस जो हैं, उनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपकी सिर्फ एक्ने ही नहीं और भी जितने डिजीज़ेज़ हैं उन सब के चांसेस भी कम हो जाएँगे। आपकी स्किन जो है वो फेयर होने लग जाएगी, आपकी स्किन टोन जो है वो भी अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है? इसके अलावा आप योगर्ट जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि उसमें प्री एंड प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके गट को भी अच्छा रखते हैं और इसके अलावा आपकी स्किन पे जो है उसका अच्छा इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आप स्किन कॉन्शियस हैं तो इनको ज़रूर अपनी डेली लाइफ़ में इनकॉर्पोरेट करें। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू सो मच मैम। आप में से कुछ बच्चे जो है वो हमसे पूछ रहे हैं, हमारा फेसबुक पर ये ऑफिशियल पेज है, पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर PIPRC। अभी जो आप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं डॉक्टर हुमा के साथ, इनके हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और ये हमारा पूरा चैनल है, आप इसको देख सकते हैं। रही बात रिकॉर्डिंग की कि इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है हमारे पेज पे, आप यहाँ से कर सकते हैं। रिव्यू के लिए आप यहाँ से रिव्यू टैब ढूंढ सकते हैं, ये रिव्यू लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आप बताएंगे कि आपका वेबिनार का जो एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ वो कैसा रहा। इसके अलावा लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है डॉक्टर हुमा से तो आप पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चंस? मेरे एक चीक पर एक्नी है, तहरीन ने क्वेश्चन किया है, और वो जाती नहीं है किसी भी तरह से, व्हाट शुड आई डू? जी मैम। आपने उसके लिए कोई मेडिकेशन या कोई रेमेडी यूज़ की है? और वो कब तहरीन से है? तहरीन है हमारे साथ जिनका एक क्वेश्चन है। तहरीन, अगर आप खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा मैम के लिए आंसर करना। तहरीन कह रही है कि मैंने रेमेडीज की हैं बट नो इफेक्ट। ओके, तो फिर जो है अब ये वो कंडीशन है जिसमें आपने रेमेडीज़ भी जो है उनको अप्लाई किया है मगर फिर भी कोई इफ़ेक्ट शो नहीं हुआ, तो अब आपको जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि एक्ने जो है वो हर एक्ने की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और हर एक्ने को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है? तो इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पे कोई चीज़ बताऊँ, वो आपको ठीक भी कर देगी, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जो है वो रिकमेंडेशंस लें, वो आपको बताएँ, ठीक है? एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि आपने जो टर्मरिक का मास्क बताया है वो हम यूज तो कर लें लेकिन हमारे स्किन पे कलर आ जाता है, तो उसको कैसे गाइड करना है? नहीं, टर्मेरिक का मास्क अप्लाई करने से कलर नहीं आता। आप फेस वॉश कर लेना, बाद में तो नहीं आता कलर। मैंने आपको बताया कि मैंने ये सारी रेमेडीज़ जो हैं वो अप्लाई की हुई हैं। मैंने इन सबको चेक करके फिर आप लोगों को बताया, तो फेस पे कलर नहीं आता। आपने वहाँ पे जो है 1 पिंच यूज़ करनी है या हाफ टी स्पून मेंशन किया हुआ है, आपने उतनी जो है वो यूज़ करनी है। तो इससे आपकी स्किन पे जो है वो कलर नहीं आता। एब्सोल्युटली। और अगर हम पुराने जमाने में देखें तो उबटन नाम का एक केमिकल होता था जो हम यूज करते बिल्कुल। थे, उबटन, उसमें भी जो है वो टर्मरिक यूज की जाती थी और उससे कलर नहीं आता। तो आपने बहुत ज्यादा यूज कर ली होगी, इस वजह से कलर आया होगा। जरूरत से ज्यादा नहीं लगानी है और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इसके अलावा लाइबा का क्वेश्चन है। जी लाइबा, आप में से जिसका अस्सलाम भी वालेकुम क्वेश्चन है। मैम। जी जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह अगर हम लोग अपना मतलब फेस थ्रेडिंग करवाते हैं या कोई वैक्स वगैरह,
उसके बाद बहुत ज्यादा एलर्जी हो जाती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, वो किस वजह से होते हैं? या उनका कुछ है कि आप क्या लगाओ उससे पहले या बाद में कि वो ना हो? बेसिकली आपको जो है ना वो थ्रेडिंग वगैरह अगर आपको जरूरत नहीं है, या अगर आपके बहुत इतने मतलब कुछ लोगों के, कुछ फीमेल्स के होता है उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफी बड़े बड़े हेयर्स होते हैं। लेकिन अगर आपके इतने बड़े नहीं है और आप जो है वो उनको एज सच उससे काम चल सकता है, तो आप उनको जो है वो रिमूव ना करवाएं, ठीक है। थ्रेडिंग तो ठीक है, लेकिन जब आप उस वहां पे जो है वो कोई और स्क्रू यूज करते हैं या कोई भी आप ऐसा टूल यूज करते हैं जो कि लोहे का बना हुआ है, तो वो तो वैसे ही इस्लाम में इस चीज की इजाजत नहीं है उस लोहे को अपने फेस पे या कहीं भी आप उसको अप्लाई करने की, ठीक है। उसके अलावा अगर आप थ्रेड यूज करते हैं और उससे जो है थ्रेडिंग के बाद आपको रेडनेस हो जाती है या वहां पे आपको इचिंग होती है, तो तब आप जो है वहां पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, तो उससे जो है वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली वहां पे ये होता है कि आपके स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, उनको जब आप ट्वीजर से खींचते हैं बाहर की तरफ, तो उन पे एक स्ट्रेस आता है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो ना, तो उसकी वजह से भी आपको ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो आप वहां पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, तो उससे ठीक हो जाएगा। मॉइस्चराइजर भी वो वाला जिसमें अल्कोहल वगैरह जो है वो मत हो, ठीक है। लाइक मैंने आपको जैसे पहले बताया, ग्लिसरीन जिसमें यूज की गई हो, या जिसके अलावा रोज वाटर जो है, ये वाली जो है इंग्रेडिएंट्स जिसमें यूज हुए हों उनको अप्लाई करें, वरना आपकी कंडीशन जो है वो मजीद वर्स होगी। जी लाइबा, आपका कोई और ऑल राइट क्वेश्चन है? मैम, थैंक यू सो मच। जी जी लाइबा, कोई और क्वेश्चन है आपका? मैम और कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन है कि हमारी स्किन जो है वो ऑयली है, जिसकी वजह से एक्ने का खतरा रहता है, तो उसमें उस सूरत में हम क्या करें? मैंने आपको पहले बताया ऑयली स्किन के लिए मैंने जो है वो एक दो इंग्रेडिएंट्स पहले भी बताया है, आप उनको यूज करें, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, बार बार फेस पे ऑयल आ जाता है, तो आप उसको जो है वो फेस से रिमूव करें, ठीक है। किसी टिश्यू या किसी भी चीज से जो है वो, जब आपके फेस पे ज्यादा ऑयल आ जाए, आप उसको वहां से रिमूव कर दें, ठीक है। बेसिकली ये जो ऑयली स्किन होती है ना, इसमें ये होता है कि आपके जो ग्लैंड्स होते हैं स्किन के अंदर, पोर्स के पास जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह या ऑयल ग्लैंड्स वगैरह, उनकी सिक्रीशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सिक्रीशन ज्यादा होना, इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं विद योर डाइट, या आप अपनी डाइटरी हैबिट्स जो है उनको चेंज करें, तो उससे आपकी जो स्किन की कंडीशन है वो बेहतर हो सकती है। और साथ में आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है, स्किन प्रोडक्ट्स जितने भी आप यूज करें, उनको आप एक बार रिव्यू करें कि उनमें कोई ऐसी चीज तो नहीं आप यूज करें जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। और साथ में ऑयली स्किन के लिए जो मैंने आपको पहले एक दो चीजें बताई हैं, आप उनको ट्राई करें। ओके। एंड मैम, हार्मोनल इम्बैलेंस की जो बात हो रही है, तो वो क्या वो डाइट से सेट हो सकता है विदाउट मेडिकेशन? ये तो डिपेंड करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो अगर तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो तब आपको जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। और अगर आपका जो है वो क्रॉनिक है, मतलब काफी टाइम से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है, लेकिन अगर आपको जो है वो 2-3 मंथ से इतनी देर से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ है, तो उसमें ये होता है कि फिर आप सीड्स जो है उनको यूज करते हैं, उनसे आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। सीड साइक्लिंग जिसको आप एक प्रॉपर टर्म है जिसकी, जिसमें फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, सेसमी सीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब सीड्स यूज करने होते हैं, उनसे जो है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस सही हो जाता है। इसके थैंक यू अलावा अगर मैम। आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आपको जो है वो चिकन वगैरह को अवॉइड करना चाहिए। जितना भी ये ब्रायलर चिकन है, इन सबको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है वो एक जो चिकन बनता है आपका, अगर आप देखें ना, तो 30 डेज या कुछ मंथ्स रिक्वायर होते हैं एक पूरे चिकन को, या एक पूरे चिक की डेवलपमेंट में, एक पूरी मुर्गी बनने में। लेकिन आजकल जो हमारा ब्रॉयलर है वो कितने 25 या 28 दिनों में जो है वो बन के आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसको 2 इंजेक्शंस लग रहे होते हैं, ठीक है। एक तो उसकी जो है वो दोनों ग्रोथ हार्मोन के होते हैं, एक जो होता है ना उसकी प्राइमरी ग्रोथ करवा रहा होता है, और एक उसकी सेकेंडरी ग्रोथ करा रहा होता है। एक उसकी हाइट इंक्रीज करा रहा होता है, एक उसका मैस इंक्रीज करा रहा होता है। तो हमारी आजकल जो है ना, वो ये मीट की कंजम्पशन इंक्रीज हो चुकी है, जिसको के ग्रोथ हार्मोन्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वही हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी में जाके हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस कराते हैं,
ठीक है। तो अपनी डाइट को जो है वो रिव्यू करें एक दफा कि आप क्या यूज कर रहे हैं और आपको क्या यूज करना चाहिए। अगर मैंने आप लोगों को कहा कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं उनको यूज करना चाहिए डेली बेसिस पे, लेकिन अगर देखा जाए डाइट को तो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी अब इतने कह लें आपके इस काबिल नहीं रहे कि वो आपके जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी विटामिन और मिनरल्स की उतनी क्वांटिटी में आपको प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, क्योंकि उन पर फर्टिलाइजर का यूज हो रहा है और जितने वो आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं उतने ही साथ में आपको टॉक्सिन्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको समटाइम्स सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं अगर आप में डेफिशिएंसी ज्यादा हो तो। अगर आप में माइनर डेफिशिएंसी है तो वो विद डाइट उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी ज्यादा है तो आपको फिर जो है वो साथ में सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। एब्सोल्युटली मैम, मेरे माइंड में यही आया था कि हम जब डाइट की बात करते हैं, जैसे मिल्क की बात हम करते हैं, मिल्क जो है एक कंप्लीट ग़िज़ा है, लेकिन अगर मिल्क की हम बात करें तो आजकल हम इंजेक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड फ्रूट्स आ रहे हैं, मीन्स कि हमारे पास वो एक्चुअल चीज़ तो रही नहीं जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, वो हमें डाइट से भी नहीं बिल्कुल मिलते। बिल्कुल, मैं आपको ये सिंपल सी बात इस तरह से बता देती हूँ कि अगर आप अपनी बुक्स को देखें ना तो उनमें ये चीज़ मेंशन है कि मिल्क का 1 कप जो है वो आपको 325 मिलीग्राम कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये आपकी बुक्स में मेंशन है और आपकी बुक्स बहुत पुरानी है, बहुत पहले की हैं। लेकिन अगर आप आज जो अब मिल्क यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में, हर जगह पे जो मिल्क अब यूज़ हो रहा है, जब आप उसको एग्ज़ामिन करते हैं ना तो मिल्क का 1 कप आपको सिर्फ 50 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? तो अब आप देख लें कि आपका जो आरडीए है कैल्शियम का 1000 या 1200 मिलीग्राम आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको चलें 1000 आप कंसीडर कर लें, आपको 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पूरा करने के लिए अपने 1 दिन का आपको मिल्क के कितने कप्स पीने पड़ेंगे तो आपका 1000 पूरा होगा, ठीक है? 1 कप 50 दे रहा है और 1000 अपना पूरा करने के लिए आपको कितने कप्स पीने पड़ेंगे? 10, 12, 15 इतने तो पीने पड़ेंगे ही, ठीक है? फिर जाके आपका आरडीए जो है वो फुलफिल होगा। तो हम तो 1 ग्लास दूध भी नहीं पीते। तो इसी तरह से हमारी डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डेफिसिट हैं, ठीक है? तो हमें सप्लीमेंट लेना पड़ता है। एब्सोल्युटली मैम, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई एम एलर्जिक टू द फूड। आप जो है वो किसी एक जी, फूड से एलर्जिक हो सकते हैं। आप हर फूड से तो एलर्जिक नहीं होंगे ना, तो आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि व्हाट इफ आई एम एलर्जिक टू दैट फूड, जो फूड आप बता रही हैं उससे अगर मुझे एलर्जी है तो फिर व्हाट शुड आई डू? बिल्कुल, तो यू कैन गो फॉर ऑल्टरनेटिव ना। बिल लाइक अगर आपको कुछ लोगों को जो है वो मिल्क से एलर्जी होती है, मिल्क में जो है वो लैक्टोज शुगर होती है, उनसे जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है उनको, ठीक है? तो वो अल्टरनेट उसका यूज कर सकते हैं। लाइक मिल्क जो है आपके पास कैल्शियम का सोर्स होता है, आपको जो है मिल्क इसलिए लेना होता है कि ताकि आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, तो आप मिल्क का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। और आजकल तो इतनी एडवांसमेंट आ गई है, आपको जिस न्यूट्रिएंट से एलर्जी है वो न्यूट्रिएंट फ्री आपको मिल्क मिल रहा है, ठीक है? आपको लैक्टोज फ्री मिल्क मिल रहा होता है, आपको आलमंड मिल्क मिल रहा होता है, आपको जो है वो कोकोनट मिल्क मिल रहा होता है, ठीक है? तो इस तरह से आप उसको अल्टरनेट यूज कर लें। एब्सोल्युटली मैम, एंड एक और क्वेश्चन है कि जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या उसका भी कोई इफेक्ट है एक्ने पे या स्किन कंडीशंस पे या ऐसी किसी चीज पे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ये सब आप कह लें कि मिथ्स हैं कि वैक्सीन की वजह से जो है वो साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। वो जिनमें ऑलरेडी कोई बॉडी में डिजीज चल रही होती है ना, और बात बेसिकली वैक्सीन क्या होती है कि आप में उसी डिजीज के जो है जर्म्स उनको वीक किए हुए या डेड पैथोजेंस जो है वो एंटर किए जाते हैं, ठीक है? यही चीज होती है। तो अगर किसी की बॉडी में ऑलरेडी कोई डिजीज चल रही है और बाद में जो है वो उसमें डेड या वीक किए हुए पैथोजेंस ऐड कर दिए जा रहे हैं उसकी बॉडी में, तो फिर ये होता है कि उसकी जो पहले कंडीशन छुपी हुई थी वो कंडीशन जरा सिवियर हो जाती है। कुछ लोग उसको अडॉप्ट कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा बच्चों को, छोटे बच्चों को जब इंजेक्शन लगते हैं हिफाजती टीके जिसे हम बोलते हैं, तो उसके बाद उनको जो है वो फीवर होता है, ठीक है? तो ये एक रिस्पॉन्स होता है आपकी उस वैक्सीन का। तो इसी तरह से कोविड में जो वैक्सीन लगती है ना, इसका भी एक रिस्पॉन्स आता है। कुछ लोगों में जिन जिन जो हेल्दी होते हैं ना उनमें रिस्पॉन्स कम सीवियर होता है, फीवर उनको भी होता है, ठीक है? कुछ लोग हैं जिनको फीवर नहीं होता वैक्सीन लगवाने के बाद, ये वाली वैक्सीन लगवाने के बाद नहीं हुआ होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को जो है वो फीवर होता है। तो उसमें यही है कि आपकी बॉडी में ऐसी कंडीशंस चल रही होती हैं, आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो इस वजह से ये सब होता है। एज़ सच वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि हॉस्पिटल में गए थे, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, उसने जो है वो ज़हर का इंजेक्शन लगाया और उसकी डेथ हो गई पेशेंट की, तो ये सब मिथ्स हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली मैम, और डॉक्टर का काम जान बचाना है, किसी की जान लेना नहीं है। एक और क्वेश्चन बिल्कुल। है हमारे पास कि आपने मास्क की बात की कि मास्क का मटेरियल कैसा है, ये मैटर करता है, तो कौन सा मटेरियल सूटेबल है और कैसे यानी कि आइडेंटिफाई करना है उसको?
फैब्रिक मास्क जो है ना उनको आप यूज करें, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया डिस्पोजेबल मास्क जो होते हैं ना उनसे भी आपको, क्योंकि वहां से एयर जो है वो इजीली पास आउट नहीं हो रही होती, एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा होता, तो वो आपको एक्ने कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फैब्रिक मास्क है उसमें भी जो सॉफ्ट फैब्रिक है उसको यूज करें। अभी आप मास्क देखेंगे ना आपको बाहर नजर आएंगे, कुछ जो है वो इतने स्टाइलिश आ चुके हैं कि उनपे सितारे लगे होते हैं, किसी पे कुछ लगा होता है, किसी पे कुछ लगा होता है, तो वो क्या होता है उसकी लेयर को ठीक कर देते हैं ये जितनी भी चीजें अगर आप ऐसी उस पे लगाते हैं मास्क पे। तो आप इन सब मास्क को अवॉइड करें, सॉफ्ट फैब्रिक जो है ना उसको यूज करें, ताकि आपकी जो है वो प्रिवेंशन भी हो जाए, एक बैरियर भी आ जाए उसके अगेंस्ट जिस पर्पज के लिए आप उसे यूज कर रहे हैं, और आपको वो एक्ने भी कॉज ना करे। और वो वाला मास्क यूज करें जिसकी टॉप वाली साइड पे जो है वो एक वायर हो, ताकि आपका जो एक्सचेंज है जब आप रिस्पिरेशन करते हैं तो जो एयर का एक्सचेंज है वो हो सके, और आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो फेस पे ट्रैप ना रहे सारी, ठीक है। जी मैम, और एक और क्वेश्चन है कि मास्क में जो वन टाइम यूज मास्क होता है वो बेटर रहता है या जो रीयूजेबल मास्क है? बिकॉज आप उसको वॉश करते हो तो उसमें बैक्टीरियाज एंड वो सारे जम्स वगैरह रह जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसको रीयूज करते हैं तो इट कैन इफेक्ट योर स्किन एंड एवरीथिंग। तो दोनों में से कौन सा बेटर रहता है? वन टाइम यूज करके उसको फेंक दें या वो वाले मास्क जो रीयूज हो सकते हैं बार बार वॉश नहीं करने? वन अगर तो आपको वो सूट करता है वन टाइम यूज करके फेंक देने वाला, तो आप उसे यूज करके फेंक दें, बेहतर यही है। लेकिन अगर आप उसको वॉश कर लें और प्रॉपरली वॉश कर लें तो आई डोंट थिंक सो कि उसके बाद भी उसमें कोई बैक्टीरिया रहता है। वॉश करने के बाद उसको प्रॉपरली आप सुखाएं भी, ठीक है। अगर आप उसे ऐसे ही वेयर कर लेंगे ना तो वो बैक्टीरिया ऑब्वियसली आपकी स्किन को खराब करेंगे। तो जब वो प्रॉपरली ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप उसे यूज करें। ओके, एंड लाइबा का क्वेश्चन है कि ड्रॉपी आईलिड्स के बारे में बताएं। लाइबा आपका क्या क्वेश्चन क्वेश्चन है? क्लियर नहीं है। लाइबा का क्वेश्चन है कि ड्रॉपी आईलिड्स के बारे में बताएं, लेकिन लाइबा ये क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है। ड्रॉपी आईलिड्स तो किसी भी वजह से हो सकते हैं ना, तो आप इसको थोड़ा क्लियर करो। बिल्कुल बिल्कुल, ये किसी भी वजह से हो सकते हैं। बेसिकली आप जब सोते हैं ना तो आपकी आईज जो आपका अपर लिड जो है और लोअर लिड जो है वो दोनों जो है वो एक दूसरे से अटैच होते हैं विद म्यूकस, ठीक है। म्यूकस की एक लेयर या म्यूकस आप कह लें कि आपकी आई से सिक्रीट होता है लैक्रिमल ग्लैंड से, जो कि दोनों आईलिड्स को आपस में मिला देता है और वहां पे एक गम टाइप जो है वो रोल प्ले करता है, उनको अटैच कर देता है। और उसके बाद जो है वो आप सो जाते हैं, ठीक है। और बाद में जब आप आँख खोलते हैं तो वो जो है वो नॉर्मल हो जाता है सारा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है आपके लैक्रिमल ग्लैंड की जो सिक्रीशन है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और जिसे हम कहते हैं ना आँखें खराब हो गई हैं, और वो येलो येलो सा जो म्यूकस होता है वो आपकी आईज के बाहर लगा रहता है, आपकी आईज जुड़ जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं खुल रही होती। तो वो इसी वजह से होता है कि म्यूकस की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो मुझे तो यही समझ आया आपका क्वेश्चन कि शायद आप यही पूछ रही हैं कि वो क्यों होता है। हाँ, इसकी तो सेवरल रीजन हो मैम सकती है ये क्वेश्चन। हाँ जी जी बिल्कुल। जी 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 लाइबा। मैम जिस तरह अगर जो थोड़े से बड़ी एज के होते हैं 40-50 में चले जाते हैं, अक्सर जो हम अपने बूढ़े देखते हैं उनका होता है ना कि जो ये ऊपर आईलिड होता है ना वो मतलब उसकी डबल कवरिंग हो जाती है, वो दिखने में जिस तरह कहते हैं ना झुकी झुकी आंखें या उस टाइप का हो जाता है। वो पूछना चाह रही थी मैं। वो तो स्किन लूज हो जाती है ना, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो स्किन लूज जी की वजह मैम से वही। वो लूजनेस की वजह से हो जाता है। बाकी डॉक्टर हुमा हमारे साथ हैं, आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया, वो हमें रिज्वाइन करती हैं। अलबत्ता एज के साथ जो है वो आपकी स्किन में इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ड्रॉप हो जाती है, ये समझना कि लटकना शुरू हो जाती है। तो अक्सर नेक एरिया पे और आईज के एरिया पे आपको इस तरह की ड्रोपीनेस नजर आती है। तो ये तो एक नेचुरल चीज़ है ना, बिकॉज आपकी एज जो है वो बढ़ रही है, तो आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से स्किन जो है वो ड्रॉप होती है। डॉक्टर हुमा ने हमें अगेन ज्वाइन किया है। मैम इनका जो क्वेश्चन है मैम लाइबा का ड्रॉपी आईलिड्स का, वो ये पूछ रही हैं कि बुढ़ापे में जब बूढ़ों को अगर हम देखते हैं तो उनकी आईलिड्स में जो है वो एक लेयर सी बन जाती है स्किन की, तो वो क्यों होती है? तो जहाँ तक अच्छा, मेरा वो ख्याल है इसलिए वो इस होता है। वजह से होती है कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है एज के साथ, तो इस वजह से ड्रॉपी हो जाती है आपकी स्किन। बिल्कुल, और दूसरा ये होता है कि आप जब भी अपनी आँख को खोलते और बंद करते हैं ना तो हर बार एक प्रेशर जो है ना वो जनरेट होता है, ठीक है। अ, अ, अच्छा, इस चीज को इस तरह से समझें, अगर आपको एक दफा जो है वो कट लगा ना हाथ पे,
ठीक है। और दोबारा जब उस जगह पे कट लगेगा ना तो वो उतना स्वेयर नहीं होगा, क्योंकि दोबारा जब वहां पे स्किन आती है ना तो वो थोड़ी सी पहले की निस्बत ज्यादा थिक आती है। इस वजह से, ताकि एक दफा तो यहाँ पे इंजरी हुई है तो नेक्स्ट टाइम ज्यादा मोटी लेयर आती है ताकि दोबारा इंजरी जो है वो ना हो, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसी तरह से जब आप अपनी आंख बार बार खोलते या बंद करते हैं, आपने मोस्टली देखा होगा कुछ लोग जो हैं जिसको हम बोलते हैं फेस पे जो यहाँ पे लाइंस आ जाती हैं उनके फॉरहेड पे, ठीक है, तो वो किस वजह से लाइंस आती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम? वो इस वजह से कि जितनी बार वो अपने फॉरहेड को मूव करते हैं ना, उतनी बार उनकी स्किन में एक टेंशन, आप कह लें कि टेंशन टाइप फोर्स जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। तो स्किन को ये डर होता है कि यहाँ से जो बॉडी को ये डर होता है कि यहाँ से जो है वो आपकी स्किन फट ना जाए, ठीक है। तो उसको जो है वो सपोर्ट करने के लिए वहां पे फैट की एक्यूमुलेशन या वहां पे फैट जो है ना डिपॉजिट होने लग जाती है, ताकि जितनी बार भी वो बंदा मूव करे उसको तो वो स्किन फटे ना वहां से, ठीक है। तो इसी तरह से जितनी बार आप विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके जो लाइंस हैं ये इन्होंने थिक होना ही होना होता है, ठीक है, क्योंकि आप उसको बार बार यूज कर रहे होते हैं और हर बार जो है वो वहां पे लेयर ज्यादा थिक होके आती है, ताकि किसी भी ब्रेकआउट से जो है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो पूरी बॉडी में हर जगह पे जहां भी आपकी स्किन जो है वो मोटी हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद एज, तो वो उसकी यही रीजन होती है, ठीक है। क्योंकि आप बार बार उसको खोल रहे होते हैं, बार बार उसको बंद कर रहे होते हैं, तो बॉडी को ये जो है उसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि ये कहीं यहाँ से फट ना जाए, इसलिए वहां पे स्किन थोड़ी मोटी हो जाती है। और जब वो मोटी मोटी होके तो वो एंड पे आप जिस तरह से कह रही हैं कि वो ड्रॉपी टाइप हो जाती है, तो वो इस तरह से हो जाती है, ठीक है। मैम मैम जैसे देखें अब मेरी, जी राजा। मैम जिस तरह मेरी एज अभी 19 है, तो मेरी जो लेफ्ट आई है वो बिल्कुल ठीक है, जो राइट है ना उस पे जिस तरह पता नहीं कभी चोट लगी हुई है कि या क्या, मैम सिर्फ वो जो राइट है ना वो थोड़ी सी ड्रॉप हुई हुई है। तो मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि ये भी हो सकता है कि जिस तरह अगर आप दोपहर के टाइम बाहर निकलते हैं तो सनलाइट इतनी ज्यादा हो उसकी वजह से हो, या सनलाइट, ये जितने भी आप कंडीशंस बता रही हैं ना ये सब अलग अलग हैं। आपकी जो आई है आपने खुद ही कहा एक ठीक है, और एक ये आपकी जब आप बाय बर्थ आपकी दूसरी आई जो है वो ऐसे है नहीं ना, तो मे भी आपकी मैम जो बाय है बर्थ आई पे नहीं है। कुछ बाय बर्थ नहीं है ना, तो स्किन की कोई सॉरी आपको कोई चोट लगी होगी, इस तरह से कोई मैकेनिज्म या इस तरह की कोई चीज हुई होगी वहां पे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। और जब बात आप ये कर रही हैं कि जब आप धूप में निकलते हैं तो आंख को कुछ होता है, तो वो ये होता है आपका प्यूपल जो है वो डायलेट और आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ज्यादा रोशनी में एकदम से आप जाते हैं ना तो आपका आई लेंस जो होता है उसके लिए प्रिपेयर नहीं होता, ठीक है, तो वो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। और जब आप अंधेरे रोशनी से अंधेरे में आते हैं तो आपको एकदम अंधेरा लगता है, कुछ नजर नहीं आता, तो तब आपका आई लेंस जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं होता, फिर वो ज्यादा डायलेट होता है और फिर आपको अंधेरे में नजर आता है। तो ये हर सिचुएशन जो है ना जितने भी आपने यहाँ पे बताई है ये सब डिफरेंट है। और आपकी आई की कंडीशन भी जो है ना वो वेरी वो डिफरेंट है, ठीक है। वहां पे जरूर कोई इंजरी हुई होगी या ऐसी कोई चीज हुई होगी जिसकी तो वजह से वो ड्रॉपी है। वैसे भी अगर सनलाइट और की बात करें तो सनलाइट दोनों आईज में एक जैसी जा रही है ना, एक आई में ज्यादा या कम तो नहीं जा रही है जो एक आई में इफेक्ट आ रहा है। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप मजीद पूछना चाहें तो आप अपनी आई की जो है ना वो पिक्चर बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं उसे देख लूं कि आप मतलब किस तरह की है, तो देन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बिल्कुल, आप ऑलराइट अपॉइंटमेंट ले मैम, थैंक सकते यू हैं। सो मच मैम। आप में से कोई भी अगर मैम हुमा शहबाज के साथ अपॉइंटमेंट चाहता है तो PIPRC के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे रब्ता कर सकता है, और हम लोग जो है वो आपका रब्ता करवा देंगे मैम को, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मैम कि एक्ने स्कार्स जो है वो कैसे रिमूव किए जाएं और उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए? एक्ने स्कार्स जो है ना वो तब रह जाते हैं जब आप अपने लाइक आपको कोई पिंपल बना, आप उसको अपने हाथ से जो है उसको ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, मतलब आप अपने हाथ से जो है उसको वो उतार देते हैं, मतलब कुछ लोगों को इरिटेट कर रहा होता है और वो उसको जो है वो अपने हाथों से रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद जो है वहां पे एक्ने स्कार्स रह जाते हैं, ठीक है। तो आपने जब आपको एक्ने हुई है ना तो आपने उन स्कार्स को बनने से प्रिवेंट करना है, ठीक है, स्कार्स बनने ही नहीं देने। वो इस तरह से कि आपने अपनी एक्ने के साथ छेड़खानी नहीं करनी। किसी भी किस्म का आपको अगर कोई पिंपल बनाना तो आपने उसको बिला वजह नहीं छेड़ना, खुद से उसको आपने जो है वो हाथ लगा के उसको खराब नहीं करना, फिर एक्ने स्कार्स बनते हैं। और जब एक्ने स्कार्स बन जाते हैं तो उसके बाद जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो आपको कुछ इस तरह की क्रीम्स वगैरह रिकमेंड करते हैं जिनसे वो स्कार्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जी मैम, और भी किसी का भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं।
जी, एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट मैम हुमा, जाते जाते आप कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहें हमारी आम पब्लिक के लिए? बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास मोस्टली जो है ना वो स्टूडेंट्स हैं, और इन सबसे मैं जो कहना चाहूंगी वो सिर्फ यही कि आप अपना टाइम जो है ना उसको यूजफुल एक्टिविटीज में सर्व करें। ये जो टॉपिक से हट के बात है, आप अपना टाइम जो है उसको यूजफुल एक्टिविटीज में सर्व करें, बजाय इसके कि आप टिकटॉक यूज करें, आप यूट्यूब यूज करें, आप फेसबुक यूज करें। आप इसको अपने लिए यूजफुल बनाएं। आप ज्यादा से ज्यादा जो इंटरनेट सर्फिंग है ना आप उसको करें, आप बुक्स रीडिंग करें, उससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, और ये चीज मुझे मैं आज भी यही सोच रही थी कि हमें जो टीचर्स पढ़ाते थे हम उनके पढ़ाने के तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे, कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, सिर्फ डिग्रियां लेके आ गए हैं। और आज अगर हम अगर मैं अपने बैच फेलोज को देखूँ ना, तो जिस तरह से वो पास हो रहे हैं ना, मुझे तो अपनी फ्यूचर जनरेशन का अल्लाह हाफिज ही लग रहा है। ठीक है, उनको कोई पढ़ाने वाला, कोई कॉन्सेप्ट देने वाला, कोई सही बात बताने वाला कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हमने खुद भी इसी तरह की पढ़ाइयाँ की हुई हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 मेरी सब स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम को वेस्ट मत किया करें। ये ड्रामे, टिकटॉक वगैरह, ये सब चीजें जो है ना, इन सबको छोड़ दें और अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस करें। हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम में ना तो एजुकेशन रही है, ना ही सिस्टम रहा है। ठीक है, तो इस एजुकेशन सिस्टम को फर्दर किसने लेके चलना है? हमारे फ्यूचर जनरेशन ने, और वो आप लोग हैं। ठीक है, तो प्लीज अभी से इसके लिए वर्किंग करना स्टार्ट करें, इसके लिए सोचना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाली जो नस्लें हैं ना वो आपकी ही हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी से वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे तो उनका फ्यूचर भी अच्छा होगा, वरना फिर तबाही ही है हमारे लिए लिखी हुई। ठीक है। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस मैम। और अगर हम अभी देखें ना तो हम में से ज़्यादातर लोग मतलब इंटरनेट सर्फिंग पे टाइम ज़ाया करते हैं, लेकिन हम वही टाइम कोई स्किल सीखने में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करते। सिमिलरली हम जो है वो बिल्कुल 1000 जो है वो पिज़्ज़ा लेने में हम सर्व कर सकते हैं, 1000 का पिज़्ज़ा हम ले सकते हैं, लेकिन 100 रुपीज़ की हम कोई स्किल नहीं सीख सकते। तो ये हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ है ना, तो हम लोगों ने अपनी प्रायोरिटीज़ को बेहतर करना है। बिल्कुल इसी तरह से है, और कुछ आपको अपने कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। लाइक ऑनलाइन समझ नहीं आता, या किसी को कुछ नहीं आता। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो आप खुद सीखने की कोशिश करें, नेट पे बहुत डाटा पड़ा हुआ है। तो मुझे दिली दुख होता है जब मैं ये देखती हूँ स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उन जिस तरह से वो पास हो रहे हैं पेपर्स वगैरह दे के, चीटिंग करके। तो ये एक बहुत ही आप और कह ये लें कि मैम ये हर्टिंग जो चीज होती है। ये जो मिथ है कि ऑनलाइन समझ नहीं आता, ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों में ही है। अगर हम देखें ना अब्रॉड में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, वो सब ऑनलाइन ही पढ़ते हैं 90% ऑफ द टाइम। ऐसे ही होता है ये। पाकिस्तानियों को सिर्फ बहाना चाहिए होता है ना, वो हर चीज में कुछ ना कुछ सोच के निकाल ही लेते हैं। और समझ ना आने वाली एक चीज ये भी है कि आपको पढ़ाने वाला अगर अच्छा है ना, तो भी आपको अगर उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, तो वो आपका बहाना ही है सिर्फ। उसमें आप अपना माइंड यूज करें तो आपको सब समझ आएगी। लेकिन अब इस तरह से चल रहा है कि हमें जो पढ़ा रहे हैं ना इस टाइम, उन्होंने भी अपनी डिग्रीज जो है वो ऐसे ही कंप्लीट की हुई है जिस तरह से हम कर रहे हैं। तो आहिस्ता 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 ये हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना ये बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है। कुछ कुछ लोग हमारे पास रह गए हैं ऐसे, जिनके पास बहुत नॉलेज है, मगर हम उनसे लेना पसंद नहीं करते। जब हम लेना नहीं चाहते, तो जो हमें डिलीवर बंदा कर रहा होता है ना, उसका भी दिल नहीं कर रहा होता कि वो हमें डिलीवर करे। तो ये एक गैप है हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान। जज़ाकल्लाह मैम हुमा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत टाइम ले लिया हमने, एंड इट वाज अ वंडरफुल वेबिनार। बहुत मज़ा आया आपके साथ वेबिनार करके, और आई होप कि हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी एंजॉय किया होगा। आप सब पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे फेसबुक पेज पे आप इस वेबिनार के हवाले से रिव्यू लाजमी दीजिएगा। ये हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। इससे आपके जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट टाइम वो इससे भी अच्छा वेबिनार लेके आए आपके लिए। सो मैम हुमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। एंड इसके साथ ही अब इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ, किसी और पॉइंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम।